हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुरू में हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस को पहले हम लोग को पूरा कवर करना है, लेकिन बीच में 15 अगस्त के चलते कुछ लोगों का ये डिमांड था कि सर युद्ध पे कुछ वीडियो बनाया जाए, जैसे भारत पाक युद्ध, भारत चाइना युद्ध। तो उसको हम लोग देख चुके हैं, भारत चाइना युद्ध देख चुके हैं, भारत पाक युद्ध देख चुके हैं। अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो हम लोग इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। 1786 का चार्टर एक्ट, जो कि काफ़ी छोटा था, और फिर 1793 का भी चार्टर एक्ट हम लोग देखेंगे। दोनों में क्या विशेषताएं हैं, जो भी इसके फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग इसमें समझेंगे हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं वो है हमारा टॉपिक 1786 का चार्टर एक्ट। तो हर वीडियो में हम लोग यही कोशिश किए हैं कि पहले सारे पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, आखिर लाया गया था ये चार्टर एक्ट तो क्यों लाया गया था, कोई परिस्थिति रहा होगा तो इसको भी समझते हैं हम लोग कि क्या ऐसा परिस्थिति रहा था, क्यों लाया गया था इसको। तो 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो उसके बाद एक सशक्त गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल में एक सशक्त गवर्नर जनरल की ज़रूरत था जो इसको कठोरता से लागू करवा सके, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामी रह गया था उसी के चलते, उसी की खामी को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। लेकिन ज़रूरी था कि जो प्रावधान उसमें किए गए हैं उसके लिए एक ऐसा गवर्नर जनरल हो जो कठोरता से इसको लागू करवा सके, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा रख सके। तो ऐसे में लॉर्ड कॉर्नवालिस पर इनका नज़र गया, क्योंकि इसका लंबा अनुभव रह चुका था और ये बहुत समय तक अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनी संभालता रहा था। क्योंकि हम लोग को पता है कि पहले अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है, लेकिन 1776 में अमेरिका आज़ाद हो जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश में ही रहता है, ब्रिटेन में ही रहता है। तो अब ब्रिटिश की संसद ये चाहती थी, ब्रिटिश क्राउन भी ये चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ जाए जो एक तो कंपनी के कार्यों को सही ढंग से चलाते हुए भी ब्रिटिश हित का ख्याल रखे। तो एक सशक्त गवर्नर जनरल की ज़रूरत था जो कठोरता से नियम को लागू करवा सके। ऐसे में देखा गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि हम लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं जो बाहर कहीं रह चुका हो। खास करके अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है और अगर कोई व्यक्ति शहर से घूम करके आता है तो 10 दिन देखिएगा कि बहुत भाव भी मारेगा वो, लोग उसके पीछे पीछे घूमेंगे, अरे क्या देखे दिल्ली में बताओ थोड़ा, और वो व्यक्ति सबसे खर्चा करवाएगा, उसको घुमाते रहेगा। एक दिन में थोड़ी बता देंगे, एक दिन में दिल्ली हम थोड़ी घूमे थे, हम यहाँ घूमे, आज इतना ही बताएंगे, आज एक से खर्चा करवाएगा। महीना दिन तक उसका इसी प्रकार चलता है। तो ये तो अमेरिका में रह चुका था, स्वाभाविक सा बात था कि ये कह रहा था आपका प्रशासन सही नहीं है भारत में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए इसको चुना गया, इसको लाया गया। 1786 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया और आते ही काफ़ी कठोरता से काम लिया। तो सबसे पहले तो यही किया ये कि गवर्नर जनरल और जो सेनापति का पद जो अलग अलग है, प्रधान सेनापति का पद, उसको कहा कि नहीं नहीं, ये अलग अलग होने का कोई मतलब नहीं है, इसको एक काम किया जाए कि इसको एक ही में सम्मिलित कर दीजिए। अर्थात गवर्नर जनरल के पास ही क्या होना चाहिए, प्रधान सेनापति का पावर भी होना चाहिए, एक ही में शामिल कर दिया। दूसरी चीज़ ये कहा कि देखिए, आप लोग परिषद जो बना करके रखे हैं, परिषद जो ही है, हम तो जो भी अध्ययन करके आए हैं यहाँ के बारे में यही पता चल रहा है कि जो परिषद का गठन आप लोग किए हैं जो गवर्नर जनरल के कार्यों में मदद कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो देख रहे हैं कि ये परिषद ही है जो कि सारा प्रॉब्लम जो है सो क्रिएट करता है, गवर्नर जनरल को काम नहीं करने देता है। अर्थात परिषद पर अब नियंत्रण गवर्नर जनरल का होना चाहिए, अर्थात परिषद द्वारा किए गए कार्यों को ये पलट सकता है, ये एक प्रावधान कर दिए गए यहाँ। तो 1786 का जो चार्टर एक्ट है, ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट है। और याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी
भारत में विधि को, कानून को सुधारने के लिए याद किया जाता है। हम लोग को पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण यानी कि अलग अलग जो करने का काम किया है इसी के द्वारा किया गया है। हम लोग जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक का जो पद है इसी के द्वारा सृजित किया गया था। बहुत सारा ऐसा काम किया और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिश हित है उसी को ध्यान में रख करके ये सारा नियम और कानून बनाता था ये। और यही कारण है कि आते ही क्या कहा कि जो भी महत्वपूर्ण पद है यानी ऊंचे ऊंचे जो भी पद हैं वो सारे कौन होंगे, तो ब्रिटिश के लोग ही अर्थात ब्रिटेन के नागरिक ही इस पर आसीन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो पक्षपात नीति भी इसके अंदर था। दूसरी चीज़ की व्यापार पर भी कहा कि जो ज़्यादा ये जो मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर को ख़त्म किया जाएगा, अर्थात डायरेक्ट जो है कंपनी का आधिकारिक कुछ लोग वहाँ नियुक्त होंगे और सीधे किसान से वो माल खरीद सकते हैं। अर्थात मीडिएटर ख़त्म होगा तो और भी बहुत सारे फ़ायदा हो, कंपनी को बहुत लाभ होगा इससे, और किसानों को भी कुछ इससे फ़ायदा होगा क्योंकि उनको भी अब मीडिएटर का ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट वो कंपनी के व्यक्ति को ही बेच सकते हैं। तो ये बहुत तरह का ऐसा काम किया जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाया जा सका है। तो इसी को गवर्नर जनरल बना करके भेजने के लिए 1786 का चार्टर एक्ट लाया गया था। तो जो प्रमुख प्रावधान थे उसको हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें प्रमुख प्रावधान किए गए थे। सत्रह सौ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1786 में यह बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अर्थात आप कह सकते हैं इसको, आप ये कह सकते हैं कि 1786 का चार्टर एक्ट यहाँ यह से मतलब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अर्थात कह सकते हैं कि 1786 का चार्टर एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाए। नेक्स्ट देखते हैं ये जो प्रमुख और प्रावधान क्या क्या किया था। तो सबसे पहले तो ये प्रावधान क्या किया आने के बाद, तो यही किया कि
गवर्नर जनरल के पास ही गवर्नर जनरल के पास ही प्रधान सेनापति का पावर होगा ऐसा प्रावधान कर दिया। अर्थात क्या किया कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति का पद एक ही में सम्मिलित कर दिया। अर्थात गवर्नर जनरल जो होगा उसके पास प्रधान सेनापति का भी पावर होगा, वही उसको देख सकता है। और क्या किया, और देखते हैं जो परिषद है, परिषद द्वारा किए गए निर्णय को यह पलट सकता था। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक वीडियो हम लोग और बनाएंगे जिसमें कि जानेंगे कि क्या क्या प्रमुख सुधार किया था वो। तो इसके सुधार में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे हम लोग देखेंगे हम लोग चल करके कि पुलिस अधीक्षक का ये न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करेगा, विधि के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करेगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। ये ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेगा, सीधे किसानों से सीधे सामान लेने का प्रचलन शुरू कर देगा, यानी मीडिएटर को ख़त्म कर देगा। देखेंगे कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जिनका संख्या ये घटाएगा, 11 से संख्या घटा करके 6 कर देगा, क्योंकि इसका मानना है कि अधिक से अधिक संख्या लोग जो है रहते हैं, कार्य ज़्यादा नहीं करते हैं बल्कि आपस में गुटबाजी करने लगते हैं और इसमें कार्य नहीं हो पाता है या फिर एक सहमति नहीं बन पाता है। कुछ लोग इधर बढ़ जाते हैं, कुछ लोग इधर, इसलिए कहीं भी उतना ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। इन पर सैलरी भी इनको बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इन पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, कार्य कम हो पाता है। तो ये ऐसा देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। जब गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे तो सारा कुछ इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि आपसे कोई अगर पूछे कि क्यों लाया गया था, तो इसको इसीलिए लाया गया था 1786 का चार्टर एक्ट, ताकि बंगाल में इसको लॉन्च किया जा सके। गवर्नर जनरल को लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना सके। क्यों ऐसा किया गया, इसी को क्यों चुना गया? क्योंकि इसका लंबा अनुभव रहा था अमेरिका में शासन देखने का, और कहा जाता है कि काफ़ी सफल रहा था और काफ़ी कठोरता से ये शासन करता था। तो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन का भी ये मानना था कि भारत, चूँकि जैसे ही इन लोग के हाथ से 1776 में यूएसए का उपनिवेश छिन गया, ये काफ़ी भारत की ओर अपना विशेष ध्यान देने लगे, क्योंकि पता था कि भारत में बहुत सा, अगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो फिर कहा जाए तो एक बहुत बड़ा, इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी ये खो चुके थे, भारत को खोना नहीं चाहते थे, और ये तभी संभव था जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। तो इसीलिए देखा गया था कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये उत्तरदायित्व निभा सकता है, कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है। तो इसमें यही माना गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे बेहतर होंगे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सारा फैक्ट मिलेगा जो कि हम लोग देखेंगे। तो उसको तब हम लोग देखेंगे जब हम लोग विशेष रूप से गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 फैक्ट आप याद रखिए, पहला आपको बता दिए, सेकेंड में आप यही कि परिषद जो कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में आप देख चुके थे कि 4 सदस्य थे परिषद में, जिसको घटा करके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया गया था। और यहाँ पे अब कहा गया कि आप ज़्यादा हस्तक्षेप न कर पाए, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थे तो ये लोग गुटबाजी कर लेते थे, तो संख्या घटाया गया ताकि गुटबाजी कम कर सके। लेकिन अब कहा गया कि फिर भी जो है सो इन लोग कहीं ना कहीं कार्य में दखल दे रहे हैं,
हेल्प कम करते हैं, ज़्यादा रुकावट का काम करते हैं। तो कहा गया कि परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको गवर्नर जनरल पलट सकता है। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट लाया क्यों गया था? पहले हम लोग देखें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में यही कहा गया था कि कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसको भारत में और पूर्वी देशों में उसके व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, अर्थात 20 वर्ष तक अभी ये कार्य करेंगे। तो चूंकि ये 1773 का बात था, 1773 हम लोग को पता है, तो 1773 में अगर हम लोग 20 साल जोड़ते हैं तो 1793 हो जाता है। अर्थात आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार जो है, व्यापारिक कार्य अधिकार जो था वो उसका 20 साल पूरा हो चुका है। तो कंपनी फिर से आग्रह किया कि सर इसको क्या कीजिए, फिर से रिन्यूअल कर दीजिए, अर्थात और आगे इसको बढ़ा दीजिए। कोई भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। तो 20 साल पूरा हो चुका था। तो अब ये ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन ये देखेगा कि आपके द्वारा किए गए कार्य कितने सफल रहे और साथ ही साथ इसमें ब्रिटिश हित कैसा रहा, ब्रिटिश हित के लिए कितना काम किए आप। कंपनी के लिए तो अच्छा काम किए, ठीक है, लेकिन कंपनी व्यापार करने गया है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के साथ ब्रिटिश से हित कितना आगे बढ़ा, हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ, ये सारा कुछ देखेगा। लेकिन कंपनी के लिए एक चीज़ अच्छा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चीज़ अच्छा था कि परिस्थिति उसके लिए यहाँ अनुकूल था। परिस्थिति ऐसे अनुकूल था कि उस समय ब्रिटेन फ्रांस से युद्ध में उलझा हुआ था। तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद इस पर विशेष ध्यान नहीं दे सकता था, अभी पूर्ण आकलन नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी सारा एनर्जी उन लोग का वहाँ लगा हुआ था, सारा संसाधन उधर लगा हुआ था। तो अभी इन लोग कोई कमेटी ऐसा गठित नहीं कर पाते, क्योंकि कमेटी को रिपोर्ट देने में टाइम लगता। इसलिए ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन क्या कहा कि ठीक है 20 वर्ष के लिए आगे और आपको हम बढ़ा देते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा, पहला तो हम लोग का यही हो जाएगा कि 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, आगे इसको बढ़ाया गया। तो इसके प्रावधान को आप लोग लिखेंगे। प्रावधान यानी कि क्या क्या विशेषता इसमें लाया गया, कि इसके तहत क्या क्या किया गया, इसको हम लोग को इसमें देखना है। इसी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं कि क्या किया गया था। तो जैसा कि चर्चा की है कि रेन्युअल कर दिया गया, तो रेन्युअल कर दिया गया अर्थात 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को याद रखिएगा, पूर्वी देश का बात हो रहा है, पूर्वी देश व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
तो चर्चा की हम लोग कि 1773 से 93 20 साल हो चुका था, तो और 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया, या अर्थात इसके बाद फिर 1813 का हम लोग को देखना होगा चार्टर एक्ट, तो 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। पहला तो यही हो गया। दूसरा, जो कंपनी के शेयर धारक थे, कंपनी के शेयरधारक, कंपनी के शेयर धारकों का लाभांश यानी कि डिविडेंड, मुनाफा, लाभांश बढ़ाकर, पहले 6 से 8% था, बढ़ाकर 10.5% तक कर दिया गया। और देखते हैं हम लोग कि क्या रखा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको BOC लिखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर द्वारा किए गए कार्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर द्वारा किए गए कार्यों को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता था। केवल न्याय और विधि मामलों को छोड़कर याद रखिएगा, 2 मामला को नहीं निरस्त कर सकता था, एक था न्याय और दूसरा था विधि। अब देख लेते हैं फिर से, याद रखिएगा, फिर से क्या किया गया, क्योंकि हम लोग देखें कि 1786 का जो चार्टर एक्ट था उसमें हम लोग देख चुके हैं कि गवर्नर जनरल और सेनापति का पद एक ही में कर दिया गया था, अर्थात जो गवर्नर जनरल होता उसी के पास सेनापति का भी अधिकार होता, लेकिन यहाँ पुनः अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल और सेनापति का पद फिर से अलग अलग कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, रेन्युअल कर दिया गया उसका। कंपनी के शेयर धारकों का लाभांश पहले जो 6 से 8% तक हुआ करता था उसको बढ़ा दिया गया, ताकि और ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें। BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किए गए, चूंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता था, पहले हम लोग देख चुके हैं गवर्नर जनरल पे, तो अब क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा किए गए कार्यों को पलट सकता है कौन? गवर्नर जनरल। लेकिन 2 कार्य ऐसे होंगे जैसे कि न्याय होगा और विधि का जो मामला होगा उसको वो नहीं पलट सकता है। फिर गवर्नर जनरल और सेनापति का पद हम लोग को पता है कि 1786 के चार्टर एक्ट में एक ही कर दिया गया था, गवर्नर जनरल के पास ही सेनापति का पद आ गया था, उसी के पास पावर आ गया था। तो अब क्या कर दिया गया, इसको फिर से अलग अलग कर दिया गया। और देखते हैं और क्या प्रावधान किया गया।
जब गवर्नर जनरल, हम लोग को पता ही है गवर्नर जनरल कहाँ होता था, बंगाल में, बाकी सब जगह गवर्नर होता था। जब गवर्नर जनरल किसी प्रांत का दौरा करता था तो उस समय प्रांतों के प्रशासन संबंधी अधिकार गवर्नर जनरल के पास आ जाता था। इसका मतलब है कि अगर मद्रास का मान लीजिए कि दौरा कर रहा है बंगाल का गवर्नर जनरल, तो जो मद्रास का गवर्नर होगा वो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक नहीं होगा, बल्कि इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो दौरा कर रहा है, यहाँ का टोटल प्रांत का जो है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जितना भी होगा वहाँ का प्रांत का, उस समय सारा पावर इसके पास चला जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। इसी के तहत और क्या किया गया, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी भारत छोड़कर नहीं जा सकते थे जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न रहा हो। विशेष परिस्थिति न रहा हो। जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं रहा हो तब तक कि भारत छोड़कर नहीं जा सकते थे। ऐसा माना जाता था कि कहीं न कहीं इनके पास ऐसी जानकारी होती है या इतना ज़्यादा इनका कार्य है, कार्यों को प्रभावित करते हैं, ये बिना इनके रहे हो नहीं सकता है। क्योंकि उस समय पदाधिकारी बहुत लंबी लंबी छुट्टी पे चले जाते थे, एक एक दो दो माह के लिए चले जाते थे और यहाँ कार्यशैली बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता था। कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए कमज़ोर हो रहा था क्योंकि महत्वपूर्ण पदाधिकारी लंबे छुट्टी पे चले जाते थे, अपने बाल बच्चों के साथ घूमने चले जाते थे। तो ये प्रावधान कर दिया गया कि जब तक आप पद पर हैं, इस महत्वपूर्ण पद पर हैं, तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर तभी आप जा सकते हैं जब कोई विशेष परिस्थिति रहा हो। विशेष परिस्थिति आप समझ सकते हैं। तो और जब आप जाएंगे विशेष परिस्थिति में तो एक कार्य आपको और करना होगा। कार्य ये करना होगा कि जब आप जाएंगे तो उस समय ये करना होगा कि परिषद के किसी वरिष्ठ सदस्य को अपना कार्यभार अस्थायी रूप से सौंप कर जाएंगे।
ऐसे तो जाना ही नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जाएंगे भी तो परिषद के जो सदस्य होंगे उनको आप जिम्मेवारी दे करके जाइए, ताकि आप आए तो उनसे हिसाब ले सके क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ। और देख लेते हैं क्या क्या किया गया। और देखते हैं क्या क्या किया गया। एक महत्वपूर्ण जो कार्य और किया गया था वो ये था कि एक जो और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि शराब के लिए अब शराब की बिक्री के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। तो ये सारा प्रावधान किया गया और शराब की बिक्री के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। हाँ, तो ये और प्रावधान किया गया। यही महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किए गए थे। हालांकि किसी भी साधारण सा बुक में आप पढ़ते हैं तो ये सारा फैक्ट्स नहीं दिया हुआ है, बहुत कम फैक्ट्स दिया हुआ है उसमें, 2-4 लाइन में इसको ख़त्म किया गया। लेकिन जिस प्रकार से आज हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ते चला जा रहा है, काफ़ी डीप क्वेश्चन आ रहा है। आप उठाकर पीसीएस का एग्ज़ाम देख लीजिए, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम आप देखिए, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं आप देख लीजिए सीजीएल का भी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी डीप क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें काफ़ी डीप पढ़ें, काफ़ी अच्छे से पढ़ें, ताकि उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बनाया जा सके तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन नया है, कभी हम पढ़े ही नहीं हैं। इसीलिए इतना फैक्ट्स आपको ज़रूर याद करना चाहिए और इसीलिए इस टॉपिक को हम जो भी फैक्ट इससे बन सकता है उसको देने का प्रयास किया गया है। ऐसे आप कोई साधारण सा बुक में देखेंगे तो ये सारा फैक्ट्स नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कहीं ये ना लगे कि कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम का लेवल जो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत लोग कुछ हमको जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताना चाहते हैं कि लंबे समय से मेरा अनुभव रहा है पढ़ाने का, और बहुत सारे लोग जो है जिसमें सक्सेस हुए हैं। आज बहुत सारे एसआई के पद पर चयनित हो चुके हैं, बहुत सारे सीजीएल में चयनित हो चुके हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों में, सेना में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। चूँकि अभी शायद यूट्यूब पे कम ही लोग जान रहे होंगे हमको, लेकिन जो मेरा सेवा हम जो दे रहे हैं, जो लोग क्षेत्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। खैर आप लोग भी जानेंगे और आप लोग के दिलो दिमाग में ये यूट्यूब चैनल छा जाएगा बहुत जल्दी, मेरा ऐसा विश्वास है। और जिस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स है, जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हम इस क्षेत्र में भी कामयाब हो जाएंगे जो पहले हो चुके हैं। तो कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर लिखें, और बेहतर से बेहतर देने का कोशिश मेरा हमेशा ही रहा है और आगे भी करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।